गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ शून्य स्टडी सेंटर। जैसा कि अपने आर एस प्री एग्ज़ाम हुए 2 दिन हो चुके हैं और आरपीएससी ने अपने 1 महीने पहले ही आर एस मेंस एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर दी गई है, जो कि अपने जून महीने में 17-18 तारीख को है। पिछले 2 एग्ज़ाम से प्रीवियस मेंस का एग्ज़ाम हो और ये 2024 का प्री का एग्ज़ाम हो, उन दोनों के अंदर आरपीएससी ने एक अलग ट्रेंड सेट करने का प्रयास किया है। दोनों के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पेपर दिए हैं जो कि ऑलरेडी जो सेटअप प्रिजम्पशन है, जो कि पूर्व धारणा है कि सामान्यतः मेंस का पेपर इस तरीके का आता है या फिर प्रीलिम्स का पेपर इस तरीके का आता है, तो वो दोनों पूर्व धारणाएं जो आरपीएससी ने गलत साबित की है। ठीक वैसे ही पिछली मेंस के अंदर कट ऑफ अप्रत्याशित रूप से 260 के लगभग रही, जो कि पिछली कट ऑफ से 80 नंबर कम थी। ठीक वैसे ही इस बार भी पूरे पूरे चांस हैं कि कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी। जिस तरीके का पेपर आया, तो जो हमेशा सामान्यतः आरपीएससी के अंदर एक बैलेंस बना के चला जाता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत आसान हो, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ हो। 2016-2018 तक में जो आरएस प्री के क्वेश्चन पेपर आते थे, उसके अंदर वो बैलेंस टफ साइड में ज़्यादा होता था। मतलब कि इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता था जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर सेटर की मैच्योरिटी आराम से झलकती थी, और क्योंकि पेपर मैच्योर लोगों द्वारा सेट किया जाता था, तो वो एक तरीके एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि जो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे वो भी एक मैच्योर माइंडसेट के साथ में उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें। लेकिन 2021 आरएस प्री का क्वेश्चन पेपर और 2023 का प्री का क्वेश्चन पेपर जो आया था, वो थोड़ा बिलो एवरेज क्वेश्चन पेपर था, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई चली गई थी। पिछली बार तो अप्रत्याशित रूप से 100 नंबर के लगभग कट ऑफ रही थी। इस बार हालांकि पहले से ही पता था कि इस बार आरपीएससी की कट ऑफ नीचे रहेगी। पूरा प्रयास किया जाएगा कि थोड़ा टफ क्वेश्चन पेपर बनाया जाए। इससे पहले पिछले वर्ष भी आरपीएससी ने जो भी क्वेश्चन पेपर लिए थे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यू टाइप थे, उन दोनों के अंदर भी, उन सभी पेपरों के अंदर भी आरपीएससी द्वारा जो है वो टफ क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। तो संभावनाएं तो थी कि टफ आएगा, लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर एनालिसिस करें तो क्वेश्चन पेपर था कैसा, तब उसकी बात अगर यदि अपन करें कि क्वेश्चन पेपर के अंदर मोटा मोटी क्या था कि जैसे क्वेश्चंस टाइप ऐसे क्वेश्चन अधिक थे जो कंफ्यूजिंग हो। कंफ्यूजिंग इन द सेंस उसके अंदर क्या दे रखी है, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे रखी है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स के अंदर सामान्यतः अब जितने भी क्वेश्चन थे, या तो 2 स्टेटमेंट थी या 3 स्टेटमेंट थी, ए बी सी थी, उसमें से बताना था कि कितनी स्टेटमेंट सही है, कितनी स्टेटमेंट गलत है। अब जो क्वेश्चन में से जो स्टेटमेंट्स दे रखी थी, उसमें से 1 या 2 स्टेटमेंट थी वो बहुत फैमिलियर और बहुत कॉमन थी। 1 और 2 स्टेटमेंट ऐसी थी कि जो हमने हर नोट्स में पढ़ा हुआ है, हर किताब के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन जो एक तीसरी स्टेटमेंट होती थी, जो या फिर एक सेकंड स्टेटमेंट होती थी, सिंगल स्टेटमेंट इतनी टफ होती थी कि जिसके बारे में अपने को कोई आइडिया ही नहीं था। हम किसी भी मतलब कि हाईली फैक्चुअल काइंड ऑफ जो स्टेटमेंट वो थी, जिसकी वजह से 2 स्टेटमेंट अपने को पता होती तो अपन क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं। तीसरी स्टेटमेंट के बारे में गैस करते हैं कि यार चलो ये हो सकता है, इसके बारे में ये हो सकता है। तो उस क्वेश्चन मतलब इतने इस टाइप का पेपर था कि ये पेपर अपने को क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करवा रहा था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग लोगों की बहुत ज़्यादा हुई है। जिसने भी बात की उन्होंने क्वेश्चन, क्योंकि एक नॉर्मल सी एक ट्रेंड कह दो या फिर एक पूर्व धारणा प्रिजम्पशन कह दो कि ये है कि आरएस प्री के अंदर अपने को एटलीस्ट जो है वो 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 120 115 से 130 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अब जो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट वाइज है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा था कि वो क्वेश्चन अपने नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गए। अगर यदि अपने को थोड़ी डीप स्टडी कर रखी है तो ये नेगेटिव पोर्शन कम हो जाता और राइट क्वेश्चन है वो ज़्यादा हो जाते। लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट्स ऐसी ज़्यादा थी जिसके अंदर कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स, एक आधी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थी और 2 या 3 स्टेटमेंट्स जो थी वो फेमिलियर स्टेटमेंट थी, जिससे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस ज़्यादा अटैम्प्ट किए। क्वेश्चंस ज़्यादा अटैम्प्ट करने की वजह से नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हुई है। फिर आता है इस बार इकोनॉमिक सर्वे, मैथ्स रीजनिंग तो काफ़ी आसान थी, मतलब कि बहुत आसान नहीं लेकिन सेंसिबल थी। मतलब कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पूछ लिया और बहुत आसान आसान सी चीज़ें पूछ ली। सेंसिबल कह सकते हैं कि आरएस के स्टैंडर्ड में थोड़ा डीप स्टडी करने वाला है, थोड़ा एनालिटिक टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। करंट बहुत ही अजीब तरह का करंट था, जिस प्रकार पिछले मेंस के अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। कांस फिल्म फेस्टिवल हो गया, ठीक है ना, एक वो डीजीपी का नाम पूछ लिया कि कौन से राज्य में डीजीपी है, जो अपने भारतीय आदिवासी पार्टी है उसका वोट परसेंटेज शेयर पूछ लिया था।
तो इस प्रकार भी बहुत सारे इस तरीके के फैक्चुअल करंट के क्वेश्चन भी ऐसे पूछ लिए गए थे कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल थे, और मतलब कि अपने जो नॉर्मली पूछते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, ओलंपिक पैरा ओलंपिक का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, क्रिकेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, टेनिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही डोमेस्टिक और स्टेट लेवल की जो चैंपियनशिप थे इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। जहाँ ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो यूजुअली कट ऑफ से एक 20 या 25 नंबर जिनका स्कोर प्री में हमेशा हाई रहा, जैसे पिछली बार 100 कट ऑफ थी तो 135 140 नंबर आए, वो सभी स्टूडेंट अभी इस बार 95 और 100 के बीच में या 95 से 105 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कट ऑफ जो है, क्योंकि वो स्टूडेंट इतने ब्रिलियंट है कि अगर यदि उनका स्कोर भी 95 से 105 के बीच में है तो कट ऑफ सीधी सी बात है इससे 15 से 20 नंबर नीचे रहने की पूरी संभावना है। हालांकि भारत के अंदर पिछले एक साल से, पिछले जो लोकसभा चुनाव से जितने भी एग्जिट पोल हो रहे हैं वो आज की डेट में पूरे फेल हो रहे हैं। मतलब कि जनता एकदम अच्छे से नहीं बता पाती है कि वास्तव में उन्होंने किसको वोट दिया है। तो चाहे अपने पिछली बार भारत का लोकसभा चुनाव हो उसका एग्जिट पोल फेल हुआ, हरियाणा चुनाव का एग्जिट पोल फेल हुआ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल फेल हुआ। तो जिस प्रकार भारत सरकार के या फिर अपने इंडिया लेवल में जो भी इलेक्शन हो रहे हैं उनके एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं, उसी प्रकार आरपीएससी भी सारे एग्जिट पोल को फेल कर रही है। एग्जिट पोल हो चाहे पोस्ट एग्जाम सर्वे हो, एक ही प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट से पूछते हैं कि उनके कितने क्वेश्चन राइट हुए, तो बेसिकली स्टूडेंट सही बताते नहीं है कि उन्होंने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। बट ये है कि कट ऑफ पिछली बार से एटलीस्ट 15 से 20% कम जाएगी। अब वो 15 से 20% तो ये मिनिमम है कि एटलीस्ट 15-20% तो नीचे जाएगी, उससे भी नीचे कितनी जाएगी इसका भी कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मेंस में इतनी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ नीचे गई है कि प्री में भी जा सकती है। स्टूडेंट वास्तव में बहुत सारे, लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, अब उसमें से कितने स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ऐसा कोई सर्वे नहीं है जो 30,000 लोगों से भी पूछ रहा हो डायरेक्टली कि भाई आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो अगर यदि आपका स्कोर जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में 85 to 90 है तो मोस्ट प्रोबेबली आप सेफ है, 99% आप सेफ है, आप आराम से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मेनली अपने मेंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड ही है। मेंस की डेट आ चुकी है, पिछली बार मेंस में 10 महीने मिले थे, इस बार उससे कम पीरियड है, अपने पास में केवल 4 महीने का समय है, वो सिलेबस है, सेम सिलेबस है, और अपने को इसी 4 महीने के अंदर मेंस का एग्जाम देना है। आरपीएससी इस बार किस तरीके की गुगली डालेगी, मेंस में किस तरीके का पेपर होगा, ये अभी अपने को कुछ भी गैस नहीं कर सकते। अपने हाथ में अपनी प्रिपरेशन है, अपने को अच्छी प्रिपरेशन करनी है। आरएस मेंस की प्रिपरेशन की अगर यदि अपन बात करें, आरएस मेंस की अगर प्रिपरेशन की बात करें तो मेनली 3 पिलर्स पर बेस्ड है। 3 पिलर्स कौन कौन से? सबसे पहला पिलर है कंटेंट, सेकंड है प्रैक्टिस, थर्ड है राइटिंग। सबसे पहली बात, क्योंकि आरएस जो 2023 का मेंस था उसके अंदर अधिकांश स्टूडेंट मेंस के कंपटीशन से इसलिए बाहर हो गए क्योंकि उनके पास में जो कंटेंट था उसमें से क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए थे। बेसिकली कंटेंट इज द किंग। आप जो पढ़ रहे हो उसमें से सवाल ही नहीं आते, सवाल भी बहुत ज़्यादा हद तक नहीं आते हैं, तो आपका पढ़ा हुआ तो वहीं बेकार हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि अपने पास में एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड ये बात है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब कि वो कंटेंट अपने को जितना समराइज करके बार बार पढ़ के अपने को उसको याद करना है, अपने को लाइन टू लाइन याद होना चाहिए। फिर तीसरा पिलर आता है राइटिंग प्रैक्टिस। अपने को उस कंटेंट को लिखना कैसे है वो थर्ड पिलर पे आता है कि उसके बाद में अपने को ये सोचना है अब मुझे, मेरे पास में बहुत अच्छा कंटेंट है, वो सारा कंटेंट मेरे को याद हो चुका है, अब मैं उसको कैसे राइटिंग प्रैक्टिस कैसे की जाए, आंसर राइटिंग मतलब कि मेंस के अंदर उसको कैसे लिखा जाए, तो उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस है। स्टूडेंट सीधे यूजुअली क्या करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस पर ही आ जाते हैं। उनको सीधा यही देखना है कि भाई मुझे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब राइटिंग प्रैक्टिस पे जैसे ही स्टूडेंट सीधा आएगा तो बेसिकली क्या ना, वो कंटेंट को एक चीज़ सोच समझ के बैठा है कि जो मेरे पास में कंटेंट है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जिस भी कोचिंग से मैंने नोट्स लिए हैं वो सबसे अच्छे हैं नोट्स से। बेसिकली अगर यदि आपको अपने नोट्स को क्रॉस चेक करना है तो आप PYQs से चेक करें। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएं, मेंस के क्वेश्चंस लें, उनसे आप चेक करो कि आपके नोट्स में से क्या क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अगर यदि आपके नोट्स में PYQs ही नहीं बन रहे हैं तो फिर सीधी सी बात है वो नोट्स आपके काम के नहीं है। आपको जितने जल्दी हो सके आपको एक अच्छे स्टडी मटेरियल आपको अपने पास में अरेंज कर लेना चाहिए और फिर उसको बार बार पढ़ना चाहिए। हमारे द्वारा जो भी स्टडी मटेरियल शून्य स्टडी सेंटर द्वारा प्रोवाइड किया गया है वो सारा ऑथेंटिक सोर्सेज है।
हम ये नहीं कहते कि हमने कोई रिसर्च करके नया कंटेंट क्रिएट किया है, हमने मेहनत की है, एनालिसिस किया है, वेरियस जितने भी तरह के डिफरेंट ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, चाहे वो अपने स्कूल लेवल के हो, चाहे कॉलेज लेवल के हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल के हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हो, उन सारे सोर्सेज को देखा है। फिर हमने ये जानने का प्रयास किया कि वास्तव में आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन कहाँ से उठाए जाते हैं, फिर उस कंटेंट के आधार पर नोट्स बनाए, उन नोट्स को भी शॉर्ट नोट्स बना करके आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो सबसे मेन चीज़ है आपके पास अच्छा कंटेंट हो, उसको बार बार पढ़ें और फिर जो है आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करते हैं आंसर राइटिंग की। सबसे पहले बात है कि आंसर राइटिंग करनी है, अगर यदि आपके पास में अच्छा कंटेंट है, कंटेंट हो गया, फिर आपको उसको डेली पढ़ना है और डेली पढ़ने के बाद में डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अगर यदि आप लिखोगे नहीं लिखोगे तो सीधी सी बात है आपका मतलब सफलता का कोई संभावना ही नहीं है। देर इज नो चांस ऑफ सक्सेस एंड देर इज नो शॉर्टकट फॉर द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो इसका कोई सप्लीमेंट है ही नहीं, इसका कोई दूसरा तरीका है ही नहीं कि भाई आंसर राइटिंग नहीं करेंगे इसकी जगह पर ये काम कर लेंगे उससे पार पड़ जाएगी, तो नहीं पड़ेगी। अपने को आंसर राइटिंग तो करनी ही पड़ेगी एंड आंसर राइटिंग इज द मस्ट। सेकंड बात करते हैं दो एनिमीज क्या है। अपने आरएस मेंस में दो सबसे मेन एनिमीज है, एक तो है परफेक्शनिज्म। हम हर चीज़ में बहुत परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हमें पीवाईक्यूज देखने पड़ेंगे कि हमें वो सब्जेक्ट पहले टारगेट करना है, उन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करना है। एक एग्जांपल के रूप में बताऊं तो हिस्ट्री आपके 75 मार्क्स की है, ठीक है, और उससे ऑलमोस्ट 30% सिलेबस में एथिक्स आती है जो कि 65 मार्क्स की है। पब एड है वो भी 65 मार्क्स की है। अब इतने छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जो कि इतने कम नंबर के हैं, उसके बावजूद भी हिस्ट्री का इतना ज़्यादा वेटेज है कि अपने अगर यदि आप अच्छे से हिस्ट्री करने को बैठ जाओगे, आप परफेक्शनिस्ट हो जाओगे कि नहीं मुझे हिस्ट्री तो बहुत अच्छे करनी ही करनी है, तो उस हिस्ट्री के चक्कर में आपके दूसरे सब्जेक्ट सफ़र होंगे। और हिस्ट्री में इतना वास्ट है कि आप कितना भी परफेक्शनिस्ट हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाएँ जो आपके पढ़े हुए ही नहीं हो। उसके चक्कर में अगर यदि आप इतना ही समय इसके कंपेरेटिवली इतने ही नंबर के किसी और विषय को देते तो हो सकता है आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते। ठीक वैसे ही बात करते हैं निबंध की। ऐसे कि निबंध आता है 20 नंबर का। अब उस 20 नंबर के निबंध के लिए हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं? हम बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एग्जाम से पहले 8-10 निबंध पढ़ के चले जाते हैं और उसके आधार पर उस निबंध को वहाँ अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप ये देखो, ये 20 नंबर का निबंध है और 20 नंबर के आपके शॉर्ट सब्जेक्ट होते हैं। आप कितना समय मैनेजमेंट को देते हो, कितना समय आप सोशोलॉजी को देते हो, कितना बिहेवियर को देते हो, इतना का इतना समय आपको निबंध को देना चाहिए। तो जो आपका परफेक्शनिज्म है, हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करने के बजाय आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज है और उस वेटेज के प्रोपोर्शन में उसको कितना सिलेबस है। अगर यदि कम सिलेबस है और वेटेज ज़्यादा है तो हमारा पहले ध्यान बहुत अच्छे से उन सब्जेक्ट को करने पर होना चाहिए जिनका सिलेबस कम हो और सिलेबस कम हो और वेटेज है उसका ज़्यादा हो। तो ऐसे हमें सब्जेक्ट्स देखने पड़ेंगे, हमें कंटेंट वाइज मार्क्स वाइज एनालिसिस करना पड़ेगा कि वास्तव में किसी सब्जेक्ट में कितना एनालिसिस है। छोटे वाले सब्जेक्ट 20-20 नंबर के होते हैं, हम उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं ये सोचते हुए कि आपको छोटे वाले सब्जेक्ट है इसका कुछ भी नहीं है। और 20 नंबर अपने राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर आरएस मेंस में आता नहीं है, उसको हम एक एक लाइन याद करने का प्रयास करते हैं और छोटे वाले सब्जेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं, ये कहते हुए कि 20 नंबर का सब्जेक्ट है इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। सिलेबस के अंदर करंट अफेयर्स लिखा हुआ था, 18 में एक क्वेश्चन आया था, 21 में भी एक क्वेश्चन, 21 में एक भी नहीं था, तो 23 में लोगों ने सोचा करंट के मेंस में क्वेश्चन नहीं आते, 4 क्वेश्चन आ गए। ठीक है ना। तो जो भी सिलेबस में लाइन लिखी गई है हमें एक एक को बहुत अच्छे से हर चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। हमें उस तरीके से जो अपने स्टेप्स है उनको इस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, किस सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो आपके ज़्यादा है और सिलेबस कम है, उन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर लो। फिर बच्चे कुछ समय में उन सब्जेक्ट्स को देखो जो बहुत वास्ट है, जिनका सिलेबस बहुत अधिक है। सेकेंड है प्रोक्रास्टिनेशन। हम कुछ पहले से पूर्व धारणाएं बना के बैठ जाते हैं कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, तो हम उस सारी पूर्व धारणा को ख़त्म करना है। सबसे पहले बहुत बेस्ट कंटेंट आपके पास में होना चाहिए, उसको बस याद करना है आपको। ये इनके इन प्रकार कंटेंट की एक एक लाइन याद होनी चाहिए, फिर उसको एग्जाम में लिखना कैसे ये प्रैक्टिस करनी है। अगर यदि आप 4 महीने में आप ये कर लोगे तो आरएस मेंस कोई बहुत लंबा चौड़ा गेम नहीं है, सिंपल सी चेकलिस्ट है। इन चेकलिस्ट को अपने को टिक करना है और आराम से अपन इस परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। फिर क्या है, अपन कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं? सिलेबस वॉन्ट गेट कंप्लीट, कि सिलेबस कभी पूरा होगा ही नहीं। सेकंड क्या है, स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पहले ही दिन से हमें शुरू करना है। द मोर यू राइट द आंसर द मोर यू गेट द कॉन्फिडेंस। जितना ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना कि अपन क्या करते हैं, सबसे पहला तो ये है कि हम पहले से सोच के लग बैठ जाते हैं कि सिलेबस पूरा होगा नहीं, इसलिए अपने पास में जो भी नोट्स हैं उन्हीं को बार बार पढ़ो। देखो, आप
एक बार किसी चीज़ को पढ़ते हो, 2 बार, 4 महीने का समय है। आज की डेट में अगर यदि आप किसी विषय को समझ के अच्छे से पढ़ लेते हो तो सीधी सी बात है 4 महीने तक आपके दिमाग में रहेगा। अगर और उसमें पीरियोडिकली अपने को क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, अगर यदि पीरियोडिकली रिवीजन कर लेंगे, मैंने एक कोई कोड पढ़ा था कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस होता है रिवीजन का। जो एवरेज स्टूडेंट होगा वो कभी रिवाइज नहीं करता, और जो टॉपर स्टूडेंट होगा वो पीरियोडिकली रिवाइज करता है, इसलिए जो है वो अच्छे टॉपर आ जाता है और अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाता है। सेकंड क्या है, पहले ही दिन से जो भी नोट्स है उनके ऊपर टूट पड़ो। तो पहले आप एनालिसिस तो करो, आप ये तो देखो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं। आपके नोट्स जो पढ़ रहे हो, आपने 3 महीने घर पूरे पूरे लगा दिए उसकी एक एक लाइन याद करने में। 3 महीने बाद आपको पता चला कि जो नोट्स आपने पढ़े इसमें से तो सवाल इससे पहले आए ही नहीं कभी, तो इस बार भी क्यों आएंगे भाई। आपके पास जो नोट्स हैं वो आरपीएससी उसमें से क्वेश्चन ही नहीं बना रहा। आरपीएससी के पास में कहीं और किसी कॉलेज के या किसी यूनिवर्सिटी के किसी कंटेंट से क्वेश्चन बना रहा, और आप तो उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। आप एक मन में एक धारणा लेकर के बैठे हो कि मेरे पास में इस फलानी कोचिंग के ऐसे नोट्स हैं और वो सबसे अच्छे हैं। हो सकते हैं नोट्स को आपको भाई अच्छा बुरा क्या है ये तो आपको खुद को जज करना है। आप पीवाईक्यूज उठाओ, नोट्स को कंपेयर करो कि कौन से नोट्स से कितने क्वेश्चन आए, और आप आराम से जो इस नोट्स को, अगर यदि आपके क्वेश्चन आए हैं तो अच्छे हैं नोट्स, और क्वेश्चन नहीं आए तो आप जल्दी से जल्दी आप अच्छा कंटेंट तैयार करें। उसके बाद में पढ़ना उसको याद करना शुरू करें। 4 महीने का समय बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। हमें प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ टाइम के वो टेक्निक भी अपने को आनी चाहिए। फिर आगे क्या करते हैं, द मोर यू राइट मोर यू गेट द कॉन्फिडेंस। मैंने पहले ही कहा था कि राइटिंग इज द थर्ड पिलर। राइटिंग इज द थर्ड पिलर। फर्स्ट इज कंटेंट, सेकंड इज द प्रैक्टिस, एंड देन थर्ड इज द राइटिंग। अपने को ये कर लेते हैं कि अपन सीधा ही लिखने से शुरू कर देते हैं। आपके पास में जो भी चीज़ें लिखने की प्रैक्टिस करो। अब आप लिखोगे तो वो जब आपको कुछ आएगा, आपका क्वेश्चन तो ऐसा आ चुका है जो आपके नोट्स में ही नहीं है, तो फिर आप किसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। सबसे मेन चीज़ ये है कि राइटिंग पे आप तीसरे स्टेप पे आए। आप जल्दी से जल्दी सप्ताह 10 दिन में प्री का रिजल्ट आ रहा है उससे पहले अपना कंटेंट कंप्लीट करें, और कंप्लीट कंटेंट के बाद में उसको याद करें, और फिर आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। अगर यदि आपको बहुत अच्छे से याद है, अगर यदि आपकी प्रैक्टिस में अंदर तीसरे पिलर में थोड़ी बहुत भी आपकी कमी भी है, तो आप एग्जाम में अगर यदि याद चीज़ को जैसे भी लिख के आओगे उसके अकॉर्डिंग आपका इवेल्यूशन हो जाएगा और नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर यदि आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको याद ही नहीं है, तो आप चाहे भले कितने 30 मार्क आओ राइटिंग प्रैक्टिस में, केवल लिखने की कला से आपको कभी नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अपने जो परेशानियां हैं उसको कैसे किया जाए। सबसे पहला तो 3W स्ट्रेटजी है, राइट राइट राइट। अच्छा कंटेंट हो चुका है, अच्छे से अपने को याद हो चुका है, अब क्या करना, अब बस उसको लिखना ही है। इवन याद करते समय भी अपने राइटिंग की प्रैक्टिस जो है उसको अपन यूज कर सकते हैं। अगर यदि आप याद भी कर रहे हो तो लिख लिख के याद करोगे, नोट्स मेकिंग शॉर्ट नोट्स के रूप में याद करोगे तो आपकी मेमोरी में बहुत लंबे समय तक रहेगा, और लास्ट समय में रिवाइज करने में बहुत सुविधा होगी। अच्छा आपको इस सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या करें, आपके नोट्स बन गए, उस नोट्स का शॉर्ट नोट्स बनाएं। एक बार पढ़ोगे उसमें से आपको पता चल जाएगा कि आपको इतने पेज इसके याद नहीं हो रहे हैं, उन पेजेस को या उन पॉइंट्स को वापस लिखो। फिर वापस देखोगे कि उन पॉइंट्स में से आपको इतने पॉइंट्स याद नहीं हो रहे हैं, फिर उसको वापस से लिखो। तो ऐसे कई स्टेज पर आपको लिखना पड़ेगा, और फाइनल डे पे आरएस प्री में जैसे मेंस में एक दिन में 2 पेपर होते हैं, तो दोनों पेपर अपने पास में इतना कंटेंट होना चाहिए, एक मतलब कि 5 से 6 घंटे का जैसे अपने को गैप मिलता है, एक मतलब एक दिन का गैप मिलेगा, जैसे पेपर देकर के आए और नेक्स्ट मॉर्निंग तक 5 से 6 घंटे के लिए आप पढ़ते हो, उन 6 घंटे के अंदर दोनों पेपर का पूरा कंटेंट इस तरीके से तैयार होना चाहिए आपको लगे कि हाँ पूरा पेपर रिवाइज हो चुका है। तो अपने को बार बार लिखना है, याद करते समय लिखना है, एग्जाम में लिखना है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से अपने को चलना है। डेली 1 से 2 घंटे अपने को लिखने का प्रयास करना है। हर सप्ताह 3 घंटे का जो है वो अपने को वीकली टेस्ट देना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है। फुल लेंथ जब टेस्ट हो गए एग्जाम में, क्योंकि अपने एक दिन में 2 टेस्ट होंगे, तो ये भी प्रैक्टिस अपने को दिमाग में होनी चाहिए कि भाई एक दिन में 2 अपन टेस्ट किस तरीके से दे सकते हैं, तो फुल लेंथ टेस्ट भी उसी हिसाब से आपको देना है। ठीक है। अब उन स्टूडेंट्स की बात करें, क्योंकि आर एस मेंस का रिजल्ट भी अपने पिछले 2 जनवरी को आ चुका है, तो स्टूडेंट के लिए मेंस की भी तैयारी साथ में करनी है और इंटरव्यू की भी तैयारी साथ में करनी है। इंटरव्यू भी बहुत प्रीशियस होता है, इंटरव्यू बहुत बड़ा डिसाइडर है। अगर यदि आप इंटरव्यू को अंडर एस्टिमेट करोगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन में कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाए, और रैंक तो 100% रूप से प्रभावित होगी। तो हमें इस तरीके से अपना शेड्यूलिंग करना है, क्योंकि आप पिछली बार मेंस क्लियर कर चुके हो,
सेम सिलेबस है, एक साल पहले ही मेंस दिया है, इस साल वापस मेंस दे रहे हो, सीधी सी बात है कि आप मतलब कि एकेडमिक रूप से कंटेंट वाइज या नोट्स वाइज आपके पास में अच्छा खासा मटेरियल है और ठीक ठाक आपको याद ही है। अब आपको इसी हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रिपेयर योर सब्जेक्ट विच यू टॉट यू लैक्ड। जो भी आपके कमज़ोर विषय हैं उनको सबसे पहले अच्छे से करें। अगर यदि आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है तो जो भी एसडीएम नहीं बनते हैं तो उन सब के अलावा जो है दे देंगे, जो भी एसडीएम नहीं बनते हैं वो सभी के उनके अलावा जितने भी विद्यार्थी है वापस से जो है वो एग्ज़ाम देने की तैयारी करते हैं। तो इस मेंस का रिजल्ट आएगा, वो हो सकता है इस मेंस से थोड़ा सा पहले ही आए, जून में मेंस है तो मई लास्ट तक इसका रिजल्ट आ सकता है 2023 का। तो अगर यदि आप एसडीएम बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको मेंस तो वापस देना ही है। तो जो जो विषय आपके पिछली बार बहुत अच्छे थे तो वो तो आपके वैसे ही अच्छे रहेंगे, उनको आप थोड़ा सा पॉलिश कर लोगे तो बेटर हो जाएगा। लेकिन जिन विषयों में आपके नंबर कम थे, जिनके पास में जिन विषयों का आपका कंटेंट अच्छा नहीं था, आपको उन विषयों पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। फिर रिवाइज योर नोट्स, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करें एंड गो फॉर वीकली टेस्ट। तो अपने को डेली जो है वीकली जो है वो टेस्ट अपने को देना है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, साथ साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू दोनों साथ साथ में प्रिपेयर करें। जो विषय आपके कमज़ोर हैं उन पर विशेष ध्यान देते हुए उनका कंटेंट पहले अच्छे से तैयार करें और उसके बाद में जो है उसको अपने को आगे रिवाइज करना और टेस्ट देना है। अब डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। तो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अपना शेड्यूल आज शाम तक आपको मिल जाएगा। वीकली टेस्ट जैसे शून्य स्टडी सेंटर में फर्स्ट डे से हमने एक ही एम्फेसिस किया है कि आपको डेली टेस्ट लिखने हैं, उनके रिवीजन के तौर पर जो है वीकली टेस्ट होगा। उस डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो प्रोग्राम है इसको थोड़ा सा जो है इंप्रूव करते हुए हम इस बार ये प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप प्री देकर के आए हो। सबसे बड़ी बात है, प्री का जो पेपर आया था वो इतना अनएक्सपेक्टेड था कि लोग बहुत ज़्यादा जो है वो अभी तक उस डाउट में है कि प्री क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो उसी मोड पर चलेंगे कि डेली आपके एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 मार्कर 1, 5 मार्कर 1 और 10 मार्कर 1 क्वेश्चन होगा। ये उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो जैसे शेड्यूल आपको मिलेगा, सबसे पहले सपोज हिस्ट्री का पेपर है, इंडियन हिस्ट्री का पेपर है, तो इंडियन हिस्ट्री के ही क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट वीक में। इंडियन हिस्ट्री का 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का होगा और 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड टेस्ट सपोज अपने पॉलिटी का होगा, तो पॉलिटी के टेस्ट में क्या करेंगे कि इस क्वेश्चंस में जो है आपको डेली टारगेट तो पॉलिटी के मिलेंगे, आपको डेली पढ़ना तो पॉलिटी का है, लेकिन हिस्ट्री आपके दिमाग से गायब नहीं हो इसलिए डेली प्रैक्टिस के अंदर अपने को हिस्ट्री के हम एक एक क्वेश्चन ऐड करेंगे। पहले हम 5 नंबर के जो 5 मार्क के क्वेश्चन है उसके अंदर हिस्ट्री का क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है, सप्ताह पर हिस्ट्री का क्वेश्चन चलेगा। पॉलिटी के बाद में नेक्स्ट अपने सपोज जियोग्राफी का टेस्ट है। जब जियोग्राफी का टेस्ट होगा तब तक अपने प्री का रिजल्ट भी आ चुका होगा, और क्योंकि 4 महीने में से अपने 15-20 दिन निकल चुके हैं, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए भी ठीक ठाक समय हो चुका होगा। तो इस जियोग्राफी के टेस्ट में इसमें हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन आएगा और पॉलिटी का भी एक क्वेश्चन आएगा। अब वो क्वेश्चन आपके 2 नंबर का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। मीन्स डेली आंसर राइटिंग में हम रोजाना आपके क्वेश्चन जो इंप्रूव करते जाएंगे और क्वेश्चंस जो प्रीवियस जो पहले टेस्ट हो चुके हैं उनके क्वेश्चंस लेंगे कि इस सप्ताह अगर यदि पॉलिटी का टारगेट है, पिछले सप्ताह हिस्ट्री का आपके टेस्ट हो चुके हैं, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो हिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है जो आपने पहले पढ़े ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आपको लिखना आना चाहिए, जिनके बारे में छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोई एनालिटिक क्वेश्चन हो, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, इस तरीके को अपने को लिखने का प्रयास उनको करेंगे तो एक तो हिस्ट्री को भी नहीं भूलेंगे और ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने की अपनी कैपेसिटी है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये सारा अपने प्रोग्राम है, आज आपको शेड्यूल मिल जाएगा, ये अपने टेलीग्राम पर भी चलेगा और ऐप पर भी चलेगा। इसकी पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम पर चैनल पर अपने को मिल जाएगी। कंटेंट प्रिपरेशन ऑलमोस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड करवाई दिए जाएंगे और आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो डेली क्वेश्चन मिलेंगे उसकी आंसर की मिलेगी और उसका इवेल्यूशन भी होगा। अब इवेल्यूशन के बारे में बात करते हैं। बेसिकली क्या है ना कि अपने क्या आंसर लिखे उसी को खुद को ही पढ़ने का प्रयास करते हैं कि यार मैंने ऐसा आंसर लिखा है और बस हो गया एकदम रेडी, टकाटक अपने बस लिखते रहते हैं, उसको किसी को चेक करवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि आप ऐसे क्वेश्चन को इवेल्यूशन नहीं करोगे तो आंसर लिख के पड़े रहेंगे, आपको अपनी कमजोरियों का कोई पता ही नहीं चलेगा। अगर यदि आपके पास में कोई बेटर ऑप्शन है, मतलब कि आपका कोई फ्रेंड जो आर सेलेक्टेड है उनसे चेक करवाएं, कोई आपकी टीचर है उनसे आंसर चेक कराएं, नहीं है तो आपका जैसे 2-3 जनों का ग्रुप है तो भी एक दूसरे के आप आंसर चेक करें। व्यक्ति कभी खुद की कमियों को नहीं पहचान पाता लेकिन दूसरे की कमियों को बहुत अच्छे से पहचान पाता है। आपने जो आंसर लिखा है आप अपने दोस्त को दिखाएं, आपके फ्रेंड ने जो आंसर लिखा है उसको आप इवेल्यूट करें और उसको जो है
जो पॉइंट्स में लिख के दें। अगर यदि आपने अपने फ्रेंड का आंसर भी इवेल्यूट किया है तो आपको एक तो उसकी कमियां भी पता चलेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे फ्रेंड ने ये जो मिस्टेक्स किए हैं, इनके आंसर राइटिंग में ये कमियां हैं, ये एटलीस्ट मैं नहीं करूँ। तो क्या क्या करते हैं अपने इवेल्यूशन में? सबसे पहले तो हाँ, आप कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपन सब सोचते हैं खराब लिखा है, अपने को नहीं पता, हम खुद ही स्क्रूटनी कर रहे हैं, हमें अपनी कमियां ही पता नहीं चल रही है। अगर स्टार्टिंग से लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आगे भी आंसर राइटिंग अपन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। लोग ऐसे होते हैं मेंस के, पिछली मेंस में क्योंकि पेपर अनएक्सपेक्टेड था, टफ था, तो लोग बीच में ही छोड़ एक पेपर दिया, दूसरा पेपर देने ही नहीं आए। ठीक है ना। गर्मी का मौसम, पिछली बार भी मेंस गर्मी में था, इस बार भी गर्मी में सरकारी स्कूलों में सेंटर आता है। अगर यदि आपके 3 डेली 6 घंटे लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो एक तो पसीने की बूंदें टपक रही होगी, बार बार आपको हाथ से पसीना पहुंचना पड़ेगा रुमाल से, और ऊपर से जो है वो इस तरीके के पेपर में मतलब नॉन स्टॉप आपको लिखना है। तो आपको पास में एक स्टॉप वॉच हमेशा आंसर राइटिंग के समय होनी चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो लेस देन 2 मिनट में होना चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो लेस देन 5 मिनट्स में होना चाहिए, और 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो लेस देन 10 मिनट्स में होना चाहिए। अगर यदि आप इस स्ट्रेटेजी के साथ में अभी से प्रयास करोगे कि आपको टाइम लिमिट के साथ में आंसर लिखना है, तो वो जो डी डे की बात करें, मतलब कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, आप मतलब घबराओगे नहीं और आराम से जो पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। आगे देखते हैं। अब कट ऑफ का विश्लेषण अपन कर ही चुके हैं। ठीक है, तो फाइनली बता देते हैं कि अपना टेस्ट सीरीज जो है वो इसी संडे से स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले 1-2 दिन अपन डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ में वीकली टेस्ट होगा, पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड अपडेट करके, क्योंकि इकोनॉमी के नोट अपडेट करने पड़ेंगे, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा नहीं आएगी, और भी छोटा मोटा नोट्स में जो अपडेशन करना है वो नोट्स अपडेट करके आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में इस तरीके से करेंगे कि जैसे फर्स्ट टेस्ट हिस्ट्री का है, सेकंड टेस्ट पॉलिटी का है, तो पॉलिटी के टेस्ट के दौरान अनएक्सपेक्टेडली 1 से 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे। उसके बाद में अगर यदि जियोग्राफी का टेस्ट है तो जियोग्राफी के टेस्ट के पेपर के साथ में हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चंस को अपने को प्रैक्टिस करना है जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, ताकि अपना एक तो विषय जो सब्जेक्ट है वो दिमाग से गायब नहीं हो, और दूसरा उसमें क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस डालने का प्रयास करेंगे जो एनालिटिक ज़्यादा हो, जिसमें अगर यदि आपको फैक्चुअल नॉलेज नहीं भी है, जिसको आपने कभी ज़िंदगी में आपके नोट्स में पढ़ा ही नहीं है, जिस टॉपिक को, उसके ऊपर अगर यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास में जो सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज है, उस बेसिक नॉलेज का फाउंडेशन तैयार करते हुए उस आंसर को कैसे लिख सकते हैं उसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज या कल सुबह तक आपको शेड्यूल मिल जाएगा। आप जल्दी से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। जिनके भी 85 या 90 के अराउंड में जनरल कैटेगरी में मार्क्स हैं, वो तो नो डाउट अपने कल से ही जो प्रैक्टिस मेंस की जो तैयारी वो शुरू कर दें। और इस बार मेंस का एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की संभावना बहुत कम है, और क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा तो अपने पास में केवल 4 महीने का ही समय है। इसी समय में अपने को पूरा अच्छे से इसको तैयार करना है और मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करना है। थैंक यू।